Hi everyone, myself Anshu Kudia, and in this video we will discuss about the all previous year questions of linear algebra CSR NET 2019. So देखते हैं कि CSR वालों ने 2019 में लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड रखा था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने मार्किंग और कितने क्वेश्चंस हमें 2019 में लीनियर अलजेब्रा से दिए थे। तो देखो सेक्शन बी में 6 questions we have given and each questions have marks 3, and in section B we have given 8 questions and the marks for each questions that will be 4.75. So 18 और 38 ये हो गया मेरा 56। तो 56 मार्क्स का इन्होंने मुझे लीनियर अलजेब्रा से 2019 में दिया था। अब क्वेश्चन पे बात करेंगे। अच्छा, इसकी एक मैट्रिक्स हमने नहीं लिख रखी है, तो पहले ये मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या दिया हुआ था? 201 030 03000। ठीक है। सो क्वेश्चन भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो बात क्या कर रहा है, नॉट डायगोनलाइजेबल। हमें ये नहीं करना है कि डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करके टक करके और क्वेश्चन लगा ऑप्शन लगा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से करना है कि वो नॉट डायगोनलाइजेबल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइंड करवा देती हूँ डायगोनलाइजेबिलिटी के, कि आप किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी कैसे चेक करोगे। तो कुछ पॉइंट्स है, तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट्स नंबर 1, डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज ऑफ ए, इसको मैट्रिक्स बोल रही हूं मैं, कोई मैट्रिक्स ए है, आर डिस्टिंक्ट। ओके, अगर मेरी आइगन वैल्यू जो है किसी भी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट है, तो इट विल इंप्लाइज कि दैट मैट्रिक्स विल बी डायगोनलाइजेबल। ठीक। दूसरा क्या है कि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालो, ईच आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लो। जैसे कि मान लो मेरे पास आई है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज मेरे पास आई हैं 1 1 2। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, इनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ए का जो ऑर्डर कर लो 3 क्रॉस 3 की है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालूंगी मैं 1 की, क्या आएगी 2। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एक्चुअल में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक, 2 आ गई है। अब इसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i, इसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो मेरे यहाँ पर लैम्डा क्या है 1, तो a माइनस आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स होगी उसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट को माइनस करेंगे, फिर उसकी रैंक निकालेंगे और n से माइनस कर देंगे। n क्या होगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो इसको इस पॉइंट को थोड़ा सा, ये तो समझाने के लिए लिखा था, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लेते हैं ताकि कम समय में ज्यादा याद रहे। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की चेक करने के लिए। सो इट विल इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स विल बी डायगोनलाइजेबल। ठीक, डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इफ algebraic multiplicity of each eigenvalue is not equal to geometric multiplicity of eigenvalues, it will implies मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन भाई साहब क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो मैट्रिक्स देखो। ठीक है, तो ऑप्शन 1 मुझे मैट्रिक्स क्या दी हुई है, ये तो बहुत सिंपल मैट्रिक्स दी हुई है कि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अब लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की के बारे में
और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो मेरे आइगन वैल्यूज होते हैं। सिंपल सी, जहां भी अगर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स दिख जाए, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स दिख जाए और आइगन वैल्यू पर बात करा ले तो फिर तो मजा आ जाता है कि भाई इसकी तो डायगोनल एलिमेंट देखो और आइगन वैल्यूज टक टक करके लिख दो। ठीक, चलो तो अब सिंपली आइगन वैल्यूज हमें मिल गई है 2 3 2 इसके डायगोनल एलिमेंट। ठीक, तो 2 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? देखो 2 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 मींस अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू इज 2। कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब इसी की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे करस्पॉन्डिंग दिस 2 क्या होगी? n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i। लैम्डा क्या है यहाँ पर? 2i। 2i क्या हो जाएगा? 2 2 2 0 0 0 0 0 0 और a माइनस करना है इस, ठीक है, ये मैट्रिक्स उठाओ और ये मैट्रिक्स और दोनों को माइनस करना है। तो n क्या है? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर n 3 है रैंक, और ये हो जाएगा मेरी मैट्रिक्स क्या आएगी? माइनस करेंगे तो 2 माइनस की 2 दैट विल बी 0 हियर and this will be equal to 0 0 and that will be 1 and 0, that will be 1 and 0 and 0 0 0 and that will equal to 0। ठीक, इसकी रैंक निकालेंगे। अब देखो इसका डिटरमिनेंट, अब रैंक का क्या फंडा है, ये पॉइंट्स भी आप देखोगे। देखो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे कि डायगोनलिटी का पता चल गया है। कोई भी क्वेश्चन में जब वो डायगोनलिटी बात करेगा, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी शुड बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड द इफ ईच आइगन इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्टिंक्ट आर डिस्टिंक्ट that matrix will be diagonal। तो एक कुछ पॉइंट्स तो ये क्लियर हो गए। अब रैंक के पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं कि अगर मेरा डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट a का इक्वल टू 0 है और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या करेंगे? जो मेरी रैंक ऑफ a होगी वो लेस देन n होगी और रैंक ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू n। कि जब ये भाई साहब 0 का इक्वल आएंगे ही नहीं तो मुझे वो मैट्रिक्स सीधे सीधे रैंक उठा के n दे देगी, मतलब कि ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक, अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, निकालो 0 और 0 1, इसका हो जाएगा 0 0 माइनस 0 और ये भी 0 हो जाएगा 1। इसका जो डिटरमिनेंट है मेरा 0 के इक्वल आ रहा है, तो मेरी ये वाली होगी कि n से 3, इसकी रैंक 3 से लेस आएगी। तो रैंक क्या है इसकी? आएगी 2 या 1। अब 2 या 1 में चेक करते हैं कैसे कि इसके माइनर लो 2 क्रॉस 2 का, वो भी अगर मेरा उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया है ना तो लेस देन 2 हो जाएगा, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो 2 ही मेरी इसकी रैंक हो जाएगी। ठीक, तो देख लो यहाँ से 0 माइनस का 1 आ रहा है, तो मेरा जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है 2 क्रॉस 2 का, तो इसकी जो रैंक होगी 3 माइनस 2। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या आ गई है? 1। तो ये तो यहीं से डिस्कार्ड हो रहा है ऑप्शन कि 2 की तो मेरी इक्वल ही नहीं आ रही है ना, कि दोनों नॉट इक्वल, तो यहीं से दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अब देखो सीएसआर में सेक्शन बी में एक ही ऑप्शन की बात करेगा वो, कि हमें एक ही ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन मेरा वहां पे करेक्ट तो हो चुका है, बट नॉलेज के लिए हम ये देख लेते हैं कि अगर 2 क्रॉस 2 पे बात करेगा तो तब क्या हम करेंगे। तो देखो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू निकालते हैं कैसे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेकर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? 2 क्रॉस 2 की या 3 क्रॉस 3 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या 2 क्रॉस 3 की, हाँ इसकी देखते हैं पहले। लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस d लैम्डा प्लस ad माइनस bc।
This is the formula to write the characteristic equation of a 2 cross 2 matrix. Okay, so we just write the characteristic equation of 2 cross 2 matrix. That will be equal to lambda minus a plus d, 5 lambda. That will be 5 lambda plus ad minus bc, 4 minus 2 minus plus हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, एंड जहां तक है 3 plus 2 करके आ रहा है ना 5, तो लैम्डा मेरी आ रही है 3 and 2, मतलब कि लैम्डा 1 आ रहा है 3, लैम्डा 2 आ रहा है 2। तो देखो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई है। इट विल इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स विल बी डायगोनलाइजेबल, ये मैट्रिक्स मेरी डायगोनलाइजेबल होगी। अब आपका टास्क है कि आपको देखो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स दे रखी है, मजा आ गया है कि आइगन वैल्यूज मेरी मिल चुकी हैं, बिना किसी जद्दोजहद करने के बावजूद भी हमें, मतलब बिना किसी ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम आइगन वैल्यूज मिलती है, बट हमें यहाँ डायरेक्ट मिल रही है। ठीक, तो क्या करेंगे, ये आपका टास्क है कि आपको चेक करनी है कि ये डायगोनल, ऑब्वियसली डायगोनल है, बट फिर भी आपको अपना रिवीजन करने के लिए चेक करनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि let PAX denote the characteristic polynomial of a matrix A, ठीक है, then for which of the following PAX minus P of A inverse X is a constant। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पर कि पॉलिनोमियल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स P of A डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो सिंपली माइनस की बात कर रहा है ना, 12th वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैसे माइनस करते थे, बट हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं कि P of AX क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स X प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। सिमिलरली A इनवर्स के रिस्पेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इनवर्स, ठीक, X प्लस A डिटर्मिनेंट उसका इनवर्स, ठीक। तो सिंपली 12th वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि माइनस कैसे करते हैं इसमें, तो ये तो क्लियर कट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरा माइनस के ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस के A इनवर्स प्लस A, और क्या बोला है, इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा फॉर विच मैट्रिक्स, ठीक है। हमें मैट्रिक्स देखनी है कि कौन सी मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर मेरा ये A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक, तभी तो मेरा A जो ये इनवर्स है एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक। तो ये तो मेरा कभी कांस्टेंट नहीं होने, सॉरी ये तो मेरा कभी जीरो नहीं होने वाला है, ठीक। तो ये कब, सॉरी यहाँ पर x आएगा ना, माइनस x, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए इसको। देखो बहुत सिंपल है कि ये तो मेरा आ गया यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। ये मेरा नॉट इक्वल टू जीरो अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, तब मेरा ये कांस्टेंट मुझे मिलेगा नहीं, या फिर कांस्टेंट है कि 2x आएगा, 2x प्लस समथिंग, दैट विल नॉट बी कांस्टेंट, है ना। तो मेरा क्या होना चाहिए, जो x का कोफिशिएंट है मेरा ये, दैट विल बी जीरो। जीरो का मतलब कि मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगी यहाँ पर। तो देखते हैं, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन माइनस ट्रेस ऑफ A
प्लस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स x that minus डिटरमिनेंट इनवर्स प्लस ए का डिटरमिनेंट दैट इज कांस्टेंट। ठीक, ये आया माइनस करके इसको। ठीक, मुझे ये मिल चुका है यहाँ पर। इसको कैसे करेंगे हम कि इसको जीरो का इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये अगर जीरो का इक्वल नहीं होगा तो ये तो जीरो का इक्वल नहीं होगा, ये भी जीरो का इक्वल अगर नहीं हुआ तो मेरा ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये जीरो का इक्वल होना चाहिए यहाँ पर। तो माइनस के ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। ठीक, कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि ट्रेस ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स। मतलब कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है कि ए की आइगन वैल्यू क्या होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आइगन वैल्यूज मिलेगी वो मुझे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मिलेगी। ठीक, और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 और ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज निकालूंगी मैं वो क्या होगी 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है, कुछ भी नहीं। क्या हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इसको मैं यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, इधर ले आऊंगी तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से लैम्डा 1 प्लस के लैम्डा 2 मेरा कॉमन आएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ चुकी है मेरी कि लैम्डा 1 प्लस के लैम्डा 2 जीरो के इक्वल और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक, तो देखो ये मेरी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। लैम्डा 1 लैम्डा 2 को जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आना चाहिए, तो एक आइगन वैल्यू मेरी लैम्डा आएगी। यहाँ से देख लो 4 3 से 12 माइनस 4 8 नहीं आया, 4 3 से 12 माइनस 6 आया, यहाँ पे नहीं आया, 3 3 से 9 माइनस 4 2 से 8 ये 1 आ रहा है, ये सही जा रहा है यहाँ पर। इसका देखते हैं, ये शायद सही होगा या गलत होगा। 4 2 से 8 माइनस 9 ये माइनस का 1 आ रहा है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ से ऑप्शन 3 मेरा 3 ऑप्शन सही हो रहा है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 मतलब कि 1 की एक आइगन वैल्यू जो मेरी है वो 1 के इक्वल आएगी यहाँ पर। ठीक, सो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। माइनस करना है, माइनस करने के बाद क्या बोल रहा है कि वो कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट की लिखेंगे कि ये चीज हमारी इक्वल होनी चाहिए कांस्टेंट के। अब वहीं से कुछ कंडीशंस हमारी लगने स्टार्ट हो जाती हैं कि ये 0 के इक्वल होगा तो ही वो कांस्टेंट हो पाएगा, 0 के इक्वल नहीं होगा तो 2x प्लस समथिंग आएगा, दैट विल बी नॉट ए कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ट्रेस ऑफ ए आइगन वैल्यूज की बात कर रही है यहाँ पर, सॉरी आइगन वैल्यूज की बात चल रही है यहाँ पर। आइगन वैल्यूज से मेरा ये कंडीशन आ गई है और यहाँ से हमने देखा कि वो 1 के इक्वल वहां पर आ चुका है। ठीक, क्वेश्चन भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, हमें रैंक चेक करनी है इस मैट्रिक्स की। तो इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं करती हूँ, मैं डायरेक्ट करती हूँ कि क्या करती हूँ कि इस रो में से माइनस करती हूँ मैं ये, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 0 0 1 sorry 0 that will be 0 and that will be equal to 1। दोबारा से मैं क्या करूंगी, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा 0 0 0 1 1। अगेन आई एम डूइंग दिस डायरेक्ट एक्चुअली, है ना, क्योंकि अगर आप पूरी मैट्रिक्स बार बार लिखोगे, बार बार मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी रो में से कौन सी रो माइनस करनी है, तो इतना स्पेस भी ये ज़्यादा स्पेस भी ज़्यादा लेगी, और तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे,
इसको सेकंड की आ गई है, इसकी हद से इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक। तो क्या हो गया ये 0 0 1 1 1। अब क्या बची ये, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 0 1 1 1 1 और ये ऊपर वाली हमारी ऐसे ही। तो हम ऑब्जर्व करेंगे ये जो मैट्रिक्स आ गई है ये एक्चुअली एक्लन फॉर्म में आ गई है और पाइवट एलिमेंट इसमें क्या है हमारे पास 5। We have 5 pivot element, so the rank of this matrix will be equal to 5. So हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब का देखते हैं कि क्वेश्चन भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि let V denote the vector space of real valued continuous function on closed interval 0 1. Let W be the subspace of that vector space which is spanned by these three sin x, cos x, tan x. Then what we have to do? We have to find the dimension of that subspace. W here is the subspace of that vector space over R. हमें क्या फाइंड करनी है? डायमेंशन फाइंड करनी है। तो डायमेंशन क्या होती है? तो देखो जितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है, डायमेंशन वेक्टर स्पेस उसकी जो डायमेंशन होगी W की उतनी ही होगी जितने हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे sin x cos x tan x को। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ कि a1 sin x प्लस a2 cos x प्लस a3 tan x that will be equal to for all x belongs to closed interval 0 1, ठीक। this is tan x। so let put the value of x। हमें x की वैल्यू कहाँ से लेनी है? क्लोज इंटरवल 0 1 से, ठीक। तो देखते हैं, तो x अगर मैं 0 लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये a2 बचेगा, tan x भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, a2 इक्वल टू 0, ठीक। एंड सेकेंड वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू पाई बाई 4। हमें क्लोज इंटरवल 0 1 से x की वैल्यू लेनी है। तो इफ आई विल टेक द वैल्यू ऑफ x पाई बाई 4 एंड इट विल कम sin पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2। तो दैट विल बी a1 अपॉन √2 और ये तो 0 हो गया, यहाँ से a2 0 रखूंगी, a3 ये कितना आ जाएगा मेरा 10 पाई बाई 4 दैट विल बी 1, तो a3 इक्वल टू 0, ठीक। एंड अगर हम लेते हैं x की वैल्यू हियर पाई बाई 6, सो x की वैल्यू पाई बाई 6 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या आएगी, a1 अपॉन 2 एंड ये आएगा a2 तो 0 हो जाएगा प्लस a3 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा ठीक है, और अगर मैं यहाँ से 1/√2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कुछ सेम आएगी, इसकी पहली और इसकी पहली टर्म, और माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 1/√2 की मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और 1 माइनस 2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, a1/2 प्लस a3 अपॉन √2 माइनस a1/2 माइनस a3 अपॉन √3 इक्वल टू 0। ये यहाँ से डिस्कार्ड हो गया एंड a3 अपॉन √2 माइनस a3 अपॉन √3 इक्वल टू 0। यहाँ से a3 कॉमन आ जाएगा और ये मेरा क्या आएगा, √2 माइनस √3 अपॉन 6 दैट इज 0। दिस विल बी नॉट 0, सो a3 यहाँ से क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब a3 मेरा 0 आ गया है यहाँ से और a2 0 आ गया है, तो मेरा a1 भी 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो
जब मेरे ये a1 और a2 a3 अगर 0 आ रहा है मीन्स क्या है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं जो कि 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, तो इसकी जो डायमेंशन होगी W की 3 होगी। इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि उसमें इनफाइनाइट तो वेक्टर्स ही नहीं आ रहा है ना।